रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ना थक ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक ना हार ए मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी का फिर से दिल खोलकर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पे। तो चलिए आज के क्लास में देखते हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सेंटअप एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब और अपने दोस्त फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल बिंदु त्रुटि से आप क्या समझते हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि किस बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि बिंदु दोष क्या है या क्रिस्टल में बिंदु दोष क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर तो आपको लिखा हुआ है कि क्रिस्टल में वे दोष जो किसी परमाणु या कण के चारों ओर होते हैं बिंदु दोष कहलाते हैं। यानी कि क्रिस्टल में वैसा दोष जो किसी परमाणु के चारों तरफ यानी किसी पार्टिकल के चारों ओर अगर कोई डिफेक्ट पैदा हुआ है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ये दोष केवल एक जालक बिंदु या उसके आसपास होते हैं। वे अंतरिक्ष में किसी भी आयाम में विस्तारित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें शून्य आयामी यानी जीरो डायमेंशनल दोष भी कहा जाता है। तो क्रिस्टल बिंदु त्रुटि यानी बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं। तो बिंदु दोष का मतलब है कि किसी क्रिस्टल में वैसा दोष जो किसी परमाणु या कण के चारों ओर उपस्थित होता है, परमाणु या कण के चारों ओर उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ये दोष केवल एक जालक बिंदु या उसके आस पास होते हैं और ये अंतरिक्ष में किसी भी आयाम में, अंतरिक्ष का मतलब होता है डायमेंशन यहाँ पर, इसलिए उसे शून्य आयामी दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दिए रहेंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शॉटकी दोष, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष क्या है। शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष के बीच में अंतर लिखें। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछा जाता है कि शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष क्या है, और यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर क्या है। तो किसी क्रिस्टल में वैसा दोष, क्या, किसी क्रिस्टल में वैसा दोष जहाँ समान संख्या में धनायन और ऋणायन रिक्तियाँ मौजूद होती है, यानी कि वैसा बिंदु दोष या वैसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें समान संख्या में क्या होते हैं, धन आयन और ऋण आयन रिक्तियां मौजूद होती है, यानी कि समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, उसे शॉटकी दोष कहते हैं। तो ध्यान देंगे, आप लिखेंगे कि इस प्रकार के दोष में समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और उसे शॉटकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष में ठोस का घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है। ठोस का घनत्व तो क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर से जो ऋणायन मौजूद होते हैं, यानी कि धन आयन और ऋणायन समान संख्या में गायब हो जाते हैं, तो क्रिस्टल का मास क्या होता है, घट जाता है। तो मास का घट जाने से क्या होता है, डेंसिटी भी कम हो जाता है। क्रिस्टल बेस में जहाँ कुछ आयन सामान्य जालक स्तर से अंतरकाशीय स्तर विभाजित होते हैं, यानी कह रहा है कि वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल के क्या होता है कि समान संख्या में धनायन या ऋणायन, ये तो आप देखिए कि शॉटकी दोष में था। ठीक है, लेकिन अब बात हो रही है फ्रिंकल दोष से। किसी क्रिस्टल दोष में जहाँ कुछ आयन, ठीक है, अपने जालक स्थल को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, अंतरकाशीय स्थल में अपना जगह बना लेते हैं। ठीक है, अंतरकाशीय स्थल में जगह बना लेते हैं, इस प्रकार के दोषों में क्या बोलते हैं कि फ्रेंकेल दोष। और फ्रेंकेल दोष में क्या होता है, इसमें क्रिस्टल का घनत्व नहीं बदलता है, क्रिस्टल का घनत्व नहीं बदलता है। ध्यान देंगे, ये भी आप याद रखेंगे कि शॉटकी दोष जो होता है अधिक उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्या होते हैं, क्रिस्टल में होता है। लेकिन आपका जो फ्रेंकेल दोष होता है वो फ्रेंकेल दोष लो यानी कि निम्न उप सहसंयोजन संख्या वाले, वो निम्न कोऑर्डिनेशन संख्या वाले सहसंयोजन ठोस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस आप कह देंगे किसना, कि अधिक उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में शॉटकी दोष पाया जाता है और निम्न कोऑर्डिनेशन वाले में या फ्रेंकेल दोष पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया है कि CaCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण लिखें। CaCl सीजियम क्लोराइड के बनावट का संक्षिप्त विवरण लिखें। इसमें क्या लिखा है कि CaCl का संरचना इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। सीजियम आयन सरल घन अवस्था में है, मतलब SCC में है। किसमें है? SCC में है। क्लोराइड आयन घन अंतराली साइटों पर कब्जा कर लेते हैं। प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या त्रिज्या अनुपात रूप में 8 है, यानी कि R पॉजिटिव बाई R निगेटिव आप निकालेंगे तो ये आपका 0.933 आता है। इसमें क्या होता है? 8:8 का व्यवस्था है, तरीके CaCl जो है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना होता है? 8:8 होता है। ठीक है, इस क्रिस्टल में आणविक की व्यवस्था शरीर केंद्रित घन की प्रकार की होती है, यानी यूनिट सेल में केंद्र आयन होता है और घन के कोने पर विपरीत आयन स्वरूप आवेशित होते हैं। इसे चित्र में दिखाया गया है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पर देख लेंगे CaCl को। ठीक है, CaCl को आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे बताया गया कि फ्रेंकेल दोष क्या है। फ्रेंकेल दोष क्या है? तो एक फ्रेंकेल दोष तब होता है जब क्रिस्टल जालिक में एक आयन अपने नियमित जालिक स्थल को छोड़कर क्या आता है? अंतरकाशी स्थल में अपना जगह बना लेता है। कहाँ बना लेता है? अंतरकाशी स्थल में अपना जगह बना लेता है। यानी कि अगर आपका कोई क्रिस्टल है, ठीक है, कोई आपका क्रिस्टल है, तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो क्या होता है? यहाँ से उठ करके कहीं बीचों बीच में आ जाता है कुछ आयंस। ठीक है, बीचों बीच के फेस में कहीं आयंस आ जाते हैं, तो इस तरह के हम लोग दोष को क्या बोलते हैं? फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल डिफेक्ट्स बोलते हैं। फ्रेंकेल डिफेक्ट्स इसमें होता है जेडन जिंक सल्फाइड, सिल्वर कोलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? कांच को सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं? ठीक है, कांच को सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं? कांच एक अनाकार ठोस है। सभी अनाकार ठोस में यानी कि बहुत धीमी गति से प्रवाहित, यानी अनाकार मतलब रवा अरवादार। ठीक है, कांच क्या है? बेरवेदार ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या है? एक यहाँ पर कांच, यहाँ पर कांच होगा। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है और सभी अक्रिस्टलीय ठोस में बहुत धीमी गति से प्रवाहित गति होती है। अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण कांच में परमाणु कमजोर अंतराणविक बलों के यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब भी गर्मी को क्रमिक पैटर्न में लागू किया जाता है तो कांच अत्यधिक ठंडे तरल होने या अत्यधिक निष्क्रिय तरल की तरह व्यवहार करता है, तो कांच को एक अति ठंड तरल माना जाता है। आप ऐसे लिखेंगे, कांच को अतिशीत द्रव क्यों कहते हैं? आप शॉर्टकट में लिखते हैं कांच को अतिशीत द्रव इसलिए कहते हैं कि कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। ऐसे लिख देंगे कि कांच क्या है? कांच आपका अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस में होने के कारण इसमें द्रव के जैसा बहने का भी गुण होता है। कैसा होता है? द्रव के जैसा बहने का गुण होता है। इसलिए लंबे समय में कांच की खिड़की ऊपर की तुलना में नीचे क्या होती है? मोटी हो जाती है। ये आपको बताया गया है, दिखाया गया है कि ऐसा होता है। ठीक है, छठा में नेटवर्क ठोस क्या है? अगर इसी क्वेश्चन को आपको पूछेगा तो बोलेगा सहसंयोजक ठोस क्या है। पूछेगा तो बोलेगा सह संयोजक ठोस क्या है। इसी क्वेश्चन को बोलेगा तो ऐसे बोलेगा सहसंयोजक ठोस क्या है। नेटवर्क ठोस प्रकार का ठोस है जिसे परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा 3 डायमेंशन में क्या होता है? जुड़ा रहता है। तो कहेंगे वैसे ठोस जिसमें आपका जो परमाणु होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और ये उच्च गलनांक वाले कठोर होते हैं। उदाहरण में आपका हीरा भी दिया हुआ है, आप ग्रेफाइट भी ले सकते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रवादार ठोस क्या है? उदाहरण दें। रवादार ठोस मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो वैसे ठोस जिनके परमाणु अणु उच्च क्रम में दोहराए जाने वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल जाली कहा जाता है। ये नियमित व्यवस्था में सजे होते हैं और इनको एनिसोट्रॉपी अच्छी तरह से परिभाषित हुई पिघलने में बिंदु जैसे गुण प्रदान करती है। नमक है, चीनी है, लोहा है, तांबा है। तो रवादार ठोस क्या है? तो आप बोलेंगे कि वैसे ठोस, ठीक है,
वैसे तो जिसमें परमाणु अणु क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं और जिनमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रवादार ठोस बोलते हैं। रवादार ठोस में आपका क्या है, नमक है, चीनी है, लोहा है, तांबा है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब दिया है कि किसी घोल की मूलरता और मूलरता को समझाइए। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बोलेगा मूललता और मूलरता में अंतर। ठीक है, मूललता और मूलरता में अंतर आपसे पूछेगा। तो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर घोल में मौजूद विलेय के मूलों की संख्या क्या बोलते हैं, मूलरता बोलते हैं। और मूलरता को किसे, मूलरता को कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, तो मूल पर लीटर होता है। क्या होता है, मूल पर लीटर होता है। ठीक है, और मूललता क्या है, तो 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय की मूलों की संख्या को घोल को मूललता कहते हैं। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मूल पर केजी होता है। याद रखेंगे, मूल पर केजी। कभी कभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मूल प्रभाज पूछ देता है। क्या पूछता है, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज किसे कहते हैं, मूल प्रभाज की व्याख्या करें। ठीक है, तो मूल अंश मिश्रण, मूल प्रभाज, मूल अंश, अणु भिन्नांक कई तरह के नाम है। किसी पदार्थ की सांद्रता का माप है जिसमें घोल में मौजूद कुल मूल के पदार्थ के मूल के अनुपात के व्यक्ति, यानी कि कह रहा है कि कोई बिलियन हो और उस बिलियन में टोटल बिलियन का मूल नीचे, टोटल बिलियन का मूल नीचे और जिसका निकालना हो उसका मूल ऊपर, यानी विलेय का मूल बट्टा बिलियन का मूल, विलायक का मूल बट्टा बिलियन का मूल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। ठीक है, मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं, यानी कि विलेय का मूल बट्टा बिलियन का मूल, तो ये भी मूल प्रभाज कहला जाएगा। और विलेय का मूल बट्टा बिलियन का मूल, इसे x से डिनोट किया जाए। किससे, x से। अगर x से कहेंगे तो x अगर हम यहाँ पे क्या देते हैं, x विलेय। ठीक है, यहाँ अगर हम देते हैं x विलेय यानी कि विलेय का मूल प्रभाज। ठीक है, अगर हम लिखेंगे x विलायक, इसका मतलब है विलायक का मूल प्रभाज। ठीक है, तो अगर x विलायक रहेगा तो विलायक का मूल ऊपर रहेगा, विलायक का मूल ऊपर रहेगा और विलियन का मूल नीचे रहेगा। अगर हम x विलेय कह देंगे, क्या कहेंगे, x विलेय कह देंगे, तो विलेय का मूल ऊपर, विलेय के मूलों की संख्या बटा बिलियन के मूलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर माना गया है कि मान लिया कि आपका n क्या है, विलेय है, और कैपिटल N क्या है, विलायक है, तो बिलियन के कुल मूल कितना हो जाएगा, n प्लस n हो जाएगा। और ध्यान देंगे एक आवश्यक सूचना, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, 870993311166 और इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके ले भी सकते हैं। और ध्यान देंगे ये आपका नोट्स सेल भी हो रहा है। ठीक है, टोटल रामबाण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, रामबाण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को ओनली 99 रुपीज में आप सभी को दिया जा रहा है। तो जिनको लेना है ऑब्जेक्टिव, टोटल चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और गेस क्वेश्चन जितना भी आपको लेना है आंसर के साथ आपको PDF मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और 100% आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर क्या है। आदर्श विलयन और आदर्श घोल में अंतर क्या है, तो आप ऐसे नोट्स में ऐसे लिखा गया है, लेकिन आप 2 पार्ट्स में ऐसे बांट कर लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे आदर्श, एक तरफ लिखेंगे अनादर्श। कहेंगे कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन करता है, क्या करता है, राउल्ट के नियम को जो पालन करता है उसको क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। जब राउल्ट के नियम पालन करेगा तो डेल्टा H मिक्सिंग डेल्टा V मिक्सिंग क्या होता है, 0। ठीक है, डेल्टा H मिक्सिंग डेल्टा V मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। एक चीज और लिखा है क्योंकि अंतःक्रिया स्वतः विलायक अणु के बीच की अंतःक्रिया क्या होता है, समान होता है। लेकिन अनादर्श विलयन क्या है, जो राउल्ट के नियम से पालन नहीं करता है, विचलित होता है। और ये विलायक के अणुओं के बीच अंतःक्रिया विलायक अणुओं के बीच अंतःक्रिया से क्या होती है, काफी अलग होती है। इसमें क्या बोला है, समान बोला है, इसमें क्या बोला अलग होता है।
और ऐसा तब होगा तो जब डेल्टा बी मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है जो आपसे पूछा जाता है, असामान्य अणु द्रव्यमान क्या है? असमान आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो असमान आणविक द्रव्यमान जिसे कोलिगेटिव आणविक द्रव्यमान का व्यक्त किया जाता है, विलेय अणुओं के जुड़ाव या पृथक्करण के कारण घोल में विलेय के आणविक द्रव्यमान में स्पष्ट वृद्धि के संदर्भित करता है। देखिए जब विलयन में विलेय के अणु का संगुणन और वियोजन होता है तो उसमें उनके आणविक द्रव्यमान में क्या होता है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब विलयन में विलेय अणु का संगुणन एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी हो जाती है। कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, वीवीआई क्वेश्चन है ये। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ठीक है, सब तो वीवीआई ही है। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन राउल्ट का नियम, तो क्या बोल रहा है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो राउल्ट के नियम को क्या कहेंगे, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, या कहेंगे इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज की क्या होता है, बराबर, या विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन राउल्ट का नियम है, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक राउल्ट का नियम। तो बोलेंगे कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन घोल के वाष्प दाब विलेय के मूल अंश के क्या होता है, बराबर, विलेय के मूल अंश में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक नोट पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट एन बटा एन प्लस एन। ये क्या है, ये आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ये क्या है, विलेय का मूल प्रभाज है। जहाँ क्या है, तो एन आपका विलेय का मूल है और एन प्लस एन क्या है, विलयन का मूल है। ठीक है, इतना बात आप याद रखे रहेंगे। और भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको एन मूल है, विलयन है। अगर एन मूल निकालना है तो ग्राम में मास बटा मोलर मास, कैपिटल एन निकालना है तो ग्राम में मास बाई मोलर मास। ये फार्मूला होता है मोल का निकालने का। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह भी कन्वर्ट भी हो जाएगा। किसका, एन के जगह पर, एस एन के जगह पर आप लिखेंगे ग्राम में मास बाई मोलर मास, तो डब्ल्यू बटा एम प्लस एम, ऐसा भी बन सकता है फार्मूला। ठीक है, तो बस आप ऐसे याद कर लेंगे कि वाष्प दाब राउल्ट का नियम क्या होगा, तो बोलेंगे कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, इक्वल होता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के क्या होता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।